नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। बुनियादी जरूरत अर्थात रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, भोजन हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, शिक्षा हो गई, इन सभी चीजों को जन सुविधाओं की लिस्ट में रखा गया है। हमारे भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारी सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जन सुविधाएं मुहैया करवाए। आज का जो हमारा ये चैप्टर है इन्हीं जन सुविधाओं के ऊपर आधारित है। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इन जन सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका रहती है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है एंड सरकार इसके लिए पैसा कहां से लाती है। आइए काम करते हैं, आज के इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक एक करके उन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं जो आज के इस चैप्टर में आगे चल करके हमें डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी। अच्छा, इस चैप्टर में मुख्य रूप से पानी का एग्जांपल लेकर के प्रत्येक जन सुविधा के महत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब जन सुविधा को समझने के लिए पानी का एग्जांपल यहां पर लिया गया। तो यहां पर हम जीवन के अधिकार के रूप में जन सुविधाओं को समझेंगे पानी के माध्यम से कि अलग अलग जन सुविधा का कितना महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद में जन सुविधाओं के बारे में बेसिक जानकारियां दी गई जो कि हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में सरकार की इस क्षेत्र में क्या भूमिका रहती है, सरकार इस क्षेत्र में कैसे काम करती है, वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है, बजट वगैरह की यहां पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर क्या सबको पानी मिल रहा है, अर्थात क्या सभी को यहां पर जन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में किसान से पानी छीनना, ये केस स्टडी दी गई हमारे भारत देश की। ठीक है, एक केस किया गया था। ठीक है, तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में विकल्प की तलाश, अगर जन सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो उसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, विकल्पों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में ब्राजील के एक शहर का यहां पर केस स्टडी दी गई जिसके माध्यम से हम जन सुविधाओं के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार, ठीक है, ये भी बहुत ही आवश्यक है, तो इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे देश का एक गैर सरकारी संगठन है सुलभ इंटरनेशनल, इसके माध्यम से कुछ डेटा दिया गया जिसको हम समझेंगे एंड 2011 के सरकारी आंकड़े भी दिए गए जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर पूरे चैप्टर का निष्कर्ष दिया गया है अर्थात निचोड़, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी का 1 मिनट लूंगा और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देना चाहता हूं। देखो, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं इसमें अभी तक हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं एंड क्लास 8 की पॉलिटी में 8 चैप्टर मिलते हैं। आज का ये 7वां चैप्टर है तो कल 8वां आ जाएगा और इसी के साथ में हमारी क्लास 8 तक की पॉलिटी भी 2 दिन के अंदर, आज और कल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी 9 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, इन तीन सब्जेक्टों की एनसीईआरटी को हम कुछ अलग तरीके से डिस्कस करने वाले। इसके जो हमने नोट्स बनाए एक अलग ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ में बनाए। हर एक टॉपिक पर हमने बहुत ही गहन रिसर्च की है, गूगल वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह का हमने इसमें हेल्प लिया है एंड हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। क्लास 6 से लेकर के 8 तक की हमारी जो क्लासेस हुई हैं इसमें आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। केवल इन्हीं क्लासेस के बदौलत 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, अभी आप जितने देख रहे हो 1,34,000 सब्सक्राइबर, इन्हीं क्लासेस के बदौलत आप सभी ने कंप्लीट करवाए। तो इसमें जो आप सभी लोगों का फीडबैक रहा है मुझे मिला है, इन सभी फीडबैक को भी हमने नोट्स में अप्लाई किया है एंड जो हमारे नोट्स बने हुए अब तक के नोट्स से कई गुना बेहतर हमने नोट्स बनाए। ओके, कुछ एडिशनल चीजों को ऐड किया है तो कुछ चीजों को हटाया भी है, जो नोट्स में इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दिया गया है एंड जो नहीं है और होना चाहिए उन चीजों को ऐड भी हमने किया। बेसिकली हमारी जो 9 से लेकर के 12 तक की अब जो क्लासेस होने वाली हैं वो 2019 से लेकर के, ठीक है, 2019 से 2024-25 की जो एनसीईआरटी आई है ये सभी एनसीईआरटी का निचोड़ हमने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत ही जल्द 3 से 4 दिन के अंदर हम 9 से 12 की भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी एंड जिसको भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो हमारे स्टोर के लिंक दे दी है, स्टोर पर
जाकर के आप एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। नोट्स कैसे स्टोर के माध्यम से परचेस करना है इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। गाइड वीडियो है, डाउनलोड एनसीईआरटी नोट्स करके लिखा होगा, आप जाकर के उसके माध्यम से देख सकते हो कि कैसे स्टोर से नोट्स को परचेस करना है। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। जो हमारी अभी तक की क्लासेस हुई हैं वो दृढ़ संकल्प पर हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, एंड दृढ़ संकल्प 2.0 पर आपको हिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिलेंगी। एंड आगे की जो 9 से 12 की क्लासेस आने वाली हैं हिस्ट्री की, वो दृढ़ संकल्प 2.0 पर आएंगे। बाकी की सभी क्लासेस ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं मुख्य टॉपिक पर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम वगैरह पर फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पर हम एनसीईआरटी की क्विज वगैरह चलाते रहते हैं। वहां पर क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चंस उपलब्ध हैं। अब जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है जीवन के अधिकार के रूप में पानी, ठीक है, या फिर कहें जन सुविधाएं, ठीक है। पानी या फिर जन सुविधा दोनों को आप समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर पानी को लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, अर्थात पानी को जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। न केवल ये हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है, ठीक है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हमारे भारत देश में ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं, अगर उन लोगों को साफ पानी मिले पीने के लिए तो वो बीमारियां नहीं होंगी। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं? तो भारत की स्थिति यह है, जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले आते हैं, जो बीमारियां हैं, दस्त हो गया, पेचिश हो गया, हैजा है, ये गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई सारी बीमारियां भी हैं, जैसे कि एलर्जी वगैरह हो गई, ठीक है, ये भी गंदा पानी पीने की वजह से कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं जिन देशों में, उसमें भारत का स्थान, उसका अर्थात भारत का स्थान काफी ऊपर आता है। मान लेते हैं कि भाई जैसे 10 देश हैं जिन देशों में दस्त, हैजा, पेचिश ये बीमारियां जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं सबसे ज्यादा होती है, 10 में से दूसरे या तीसरे स्थान पर भारत आता है, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। यानी कि भारत इस लिस्ट में बहुत ऊपर है, ठीक है। कहा जाता है पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज अर्थात डेली 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले आते हैं। ये जो डेटा एनसीईआरटी में दिया गया है, ये कहां से इन्होंने रखा मुझे नहीं पता, बट एनसीईआरटी में रखा गया। जब मैंने इस डेटा को गूगल पर सर्च करने का प्रयास किया तो गूगल पर एक अलग ही लीला चल रही है। गूगल पर कहीं पर बताया जा रहा है कि डेली 3000 लोग मर रहे हैं गंदा पानी पीने की वजह से भारत में, कहीं पर बताया जा रहा है कि डेली 1000 लोग मर रहे हैं, कहीं पर 1800 बताया जा रहा है, कहीं पर 2000 बताया जा रहा है। जो डेटॉल आप जिससे हाथ वगैरह धोते हो, उस कंपनी की वेबसाइट पर लिखा था कि डेली के 3000 लोग मर रहे हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि WHO वगैरह की जो रिसर्च हुई है उससे पता चला है। एनसीईआरटी का कहना है कि डेली 1600 से ज्यादा लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको साफ पानी नहीं मिल पाता और इस वजह से उनको पानी से संबंधित बीमारियां हो जाती, ठीक है। अब आप अगर एग्जाम में जाकर लिख रहे हो तो 1600 से ज्यादा ही लिखना, क्योंकि हमें एनसीईआरटी का डेटा ही फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आप यहां पर ही समझ सकते हो कि जो पानी है अगर ये साफ उपलब्ध होने लगे तो ये बीमारियां कितने हद तक कम की जा सकती हैं। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, मौतें कितनी हद तक कम कर सकते हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं, अर्थात 1600 से ज्यादा भारतीयों की जो इसमें मौत हो रही है, इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इनमें इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। इस वजह से जब इनको गंदा पानी पिलाया जाता है तो इनके अंदर बीमारियां बहुत जल्दी पनप जाती हैं और ये मौत के मुंह में चले आते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर घर पे बच्चा है तो उसको साफ पानी ही पिलाना, ठीक है, ताकि वो इन बीमारियों से बचा रहे। आगे कहा जा रहा है अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। अच्छा, यहां पर पीने के पानी की बात की जा रही है, ठीक है। इसी में हम अलग अलग चीजों को जोड़ के देखते हैं। यहां पर हम भोजन को अगर रखें, अगर लोगों के पास में भोजन सहज रूप से उपलब्ध हो, ठीक है, तो भूख की वजह से जो लोगों की मौत हो जाती है वो नहीं होगी। भूख की वजह से लोगों को जो बीमारियां हो जाती हैं, टीबी वगैरह, ठीक है, ये बीमारियां नहीं होंगी। इसी में अगर हम शिक्षा को रख लें, ठीक है, तो अशिक्षा की वजह से जो लोग भक्त बन जाते हैं, जो लोग पागल बन जाते हैं, ठीक है, कि भाई कहीं पर भी गए, किसी लोगों ने उनको पागल बना दिया, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ये शिकार नहीं होंगे। इसी तरह से अगर बिजली की सुविधा लोगों के पास में उपलब्ध हो, आजकल बिजली को भी मूलभूत सुविधाओं की लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, तो क्या है कि लोग अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, ठीक है। घरों में जो लोगों के कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं रात के टाइम पर, रोशनी नहीं हो पाती, उनके काटने की वजह से लोगों की जो मौत हो जाती है वो नहीं हो पाएगी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अगर लोगों के पास में
ये बुनियादी सुविधाएं, जन सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध होंगी तो इससे होने वाले जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में अब क्या कहा जा रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सिर्फ पानी के अधिकार को ही नहीं, इसमें कई सारे चीजों को शामिल किया गया, जैसे कि एक भोजन का अधिकार हो गया, पानी का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें दी गई जो कि आप अनुच्छेद 21 में पढ़ सकते हो, गूगल पर सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में, दो चीजें नोट करना, दो चीजें, एक तो सस्ती कीमत पर और दूसरा पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। ठीक है, कहने का मतलब यह भी है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पानी तक पहुंचने के लिए हम मीडिएटर के पास में जा रहे हैं और सभी लोगों की पानी तक पहुंच नहीं है, ऐसा नहीं, पानी तक सार्वभौमिक अर्थात भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में पानी सबको मिलना चाहिए। ठीक है, सबको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 21 कहता है भारतीय संविधान का। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा है सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। भारतीय संविधान में जिन मौलिक अधिकारों को रखा गया है उन मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार यह भी है कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल अर्थात पीने वाला पानी उपलब्ध हो। 2007 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया है। ठीक है, देखो जो हमारे यहां पर याचिका की बात की गई, जनहित याचिका रखी गई है, जनहित याचिका में अगर आप सरकार के कोर्ट को एक पत्र भी लिख देते हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी सुनवाई होगी। अगर आप एक वीडियो बना के डाल देते हो तो उसके माध्यम से भी सुनवाई होगी। अगर आप अखबार में कोई चीज निकलवा देते हो और सरकार को पता चलता, सॉरी, कोर्ट को पता चलता है तो कोर्ट उस पर भी सुनवाई करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से 2007 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पास में एक किसान द्वारा लिखा गया पत्र पहुंचा था। ठीक है, जिसमें पानी की बात की गई थी। ठीक है, तो इसके ऊपर सुनवाई चली थी और इसमें फिर से संविधान के इसमें अनुच्छेद में दोहराया गया था। एक मिनट, हाँ, तो यहां पर जो कहा जा रहा है, ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है 2007 में उच्च न्यायालय में जो कार्रवाई की गई थी, इसमें महबूब नगर में एक किसान था, उसने पत्र लिखा था। ठीक है, पत्र के माध्यम से सुनवाई की गई और फिर इस बात को दोहराया गया कि सुरक्षित पेयजल जो है वो मौलिक अधिकारों में से एक आता है, इसलिए सभी तक सुरक्षित पेयजल की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है जो गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। अच्छा, ये जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, जूता बनाने वाली कंपनियां होती हैं या फिर लौह निर्माण वाली कंपनियां होती हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो बहुत गंदा पानी सुरक्षित पानी में मिला देती हैं। ठीक है, और फिर वो पानी जाकर के गंगा नदी वगैरह अलग अलग नदियों में जाकर मिल जाता है और जो सुरक्षित पानी है, साफ पानी है, उसको भी गंदा कर देती हैं। तो इनके खिलाफ कई बार शिकायतें की गई बट इतने बड़े लेवल पर सुनवाई नहीं की गई है कि इसको सही किया जा सके। ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे तो गंगा नदी इसीलिए साफ नहीं हो पाई क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत गंदा पानी गंगा नदी में जाकर के मिलता है। ठीक है, जो शहरों के सीवर हैं, ठीक है, जिनमें गंदा पानी आता है शहरों का, वो इसी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वही यहां पर इसी के लिए शिकायत की गई थी कि हमारे यहां पर एक कंपनी है जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ये विषैला रसायन जो है, विषैले रसायन साफ पानी में छोड़ देती है। ठीक है, उससे भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया था कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर जल उपलब्ध करवाए। ठीक है, ये आदेश दिया था एंड इसके बाद में क्या हुआ, ये एनसीईआरटी में और अधिक डेटा इसका नहीं दिया गया। ठीक है, बस इतना ही डेटा दिया गया। यहां पर इस टॉपिक को, इस सोर्स को इसलिए रखा गया ताकि आप ये समझ सकें कि अगर आप शिकायत करते हैं, ठीक है, तो आपकी बात यहां पर सुनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पानी को, सुरक्षित पेयजल को मौलिक अधिकारों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर आपको सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप कोर्ट के पास में जा सकते हो और जब आप कोर्ट के पास में जाओगे तो कोर्ट आपकी सुनवाई यहां पर करेगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, एक बॉक्स में दिया गया, जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए, सबसे पहला व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, ठीक है, और दूसरा घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त
सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर, ठीक है, सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर बात की गई है कि भाई जल अधिकार की जो बात की गई, जल अधिकार का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अपने खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो या अपने धंधे के लिए, अपने घर के लिए, ठीक है, घरेलू इस्तेमाल के लिए और व्यक्तिगत स्तर के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, कि भाई गंदा नहीं होना चाहिए, स्वीकार ऐसा पानी जिसको हम पी सकें। ठीक है, तीसरा भौतिक रूप से पहुंच, जहां पर हमारी पहुंच हो, ऐसा नहीं कि जब हम आपके पास जा रहे हैं तब आप हमें पानी के पास ले जा रहे हैं और आप उपलब्ध नहीं है तो हमें पानी नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौतिक रूप से पहुंच के भीतर, कि भाई सभी व्यक्ति अपने आप जाकर के वहां से पानी ले सकें और सस्ती दर पर, ऐसा नहीं केवल अमीर ही पानी को अफोर्ड कर पा रहे, सभी लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में कहा था, इसकी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते, अब जन सुविधाओं के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जन सुविधाएं, तो इसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 के एनसीईआरटी में स्वास्थ्य के ऊपर एक पूरा चैप्टर था एंड स्वच्छता के ऊपर था, तो इनके बारे में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बारीकी से, तो इनको हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी से नहीं समझेंगे। इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सरकार की यह जिम्मेदारी है। ठीक है, सरकार इसके लिए अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि सरकार की यहां पर जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत किया गया, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी और इसीलिए सरकार ने इसके लिए योजनाएं चलाई और इन्हीं योजनाओं के तहत इस बीमारी को आज के टाइम पर अगर हम देखें तो 1% भले ही देखने को मिल जाए, 1% से भी कम पोलियो से ग्रसित लोग आज के टाइम पर पैदा होते हैं। मतलब आज बच्चे जो हैं आजकल बहुत कम पोलियो वाले देखने को आपको मिलेंगे। हम बच्चों की बात करें, बड़ों की नहीं। ठीक है, इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, ठीक है, इसके अलावा पानी वगैरह, ये चीज़ें भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे जन सुविधा की डेफिनेशन भी दी गई, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगले पॉइंट में कहा जा रहा है किसी जन सुविधा का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाई जन सुविधा उसे हम कहते हैं जो एक बार अगर सुविधा उपलब्ध हो गई तो उसका बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जब तक बिजली का निर्माण नहीं हुआ था तब तक वो जन सुविधा नहीं थी, लेकिन बिजली का एक बार निर्माण हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर बिजली का सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम पर बिजली को मूलभूत अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में भी रखने की बात इसको की जा रही है। ठीक है, आई थिंक रख भी दिया गया है। ठीक है, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला अभी तक है। ठीक है, मैं जानकारी करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, वैसे बिजली को मूलभूत अधिकारों के रूप में तो रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर वही कहा जा रहा है ऐसी सुविधाएं जिनका एक बार निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए जन सुविधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में अगर बिजली की आपूर्ति हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, कि अगर एक बार किसी इलाके में उस चीज का निर्माण कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को उससे फायदा हो रहा है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये जन सुविधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमें डिस्कस करना है सरकार की इस क्षेत्र में क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। जो चीजें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसे उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, अब आज के टाइम पर भी अगर हम लोगों के पास में मोबाइल नहीं होते तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी को मोबाइल उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क है, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं चला है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाए। इसी के लिए बीएसएनएल को खड़ा किया गया था। ठीक है, कि भाई नेटवर्क उपलब्ध होना बहुत जरूरी है और प्राइवेट कंपनियां हर क्षेत्र में नेटवर्क उपलब्ध नहीं करवा पा रही थी, इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र में कदम रखा और फिर बीएसएनएल को खड़ा किया। अब जब बीएसएनएल पूरे देश में बड़े पैमाने पर नेटवर्क उपलब्ध करवाने लगी, नेट देने लगी, तो यहां पर प्राइवेट कंपनियां आ गई और प्राइवेट कंपनियों ने बीएसएनएल को बैठा दिया। ठीक है, और अपना टावर लगाकर जगह जगह पर अपनी सुविधाएं देने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तो हाँ, आज के इस पहले बिंदु में कहा जा रहा है चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें उपलब्ध करवाने, उन्हें मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया करवाए। सरकार की जो तमाम जिम्मेदारियां होती, जिनमें अगर आप देखोगे तो रोजगार भी एक है, देश को संभालना भी एक है, राज्य को संभालना भी एक है। ठीक है, लोकतंत्र बनाए रखना, कार्यपालिका को नियंत्रित करना, कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन सभी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह भी है कि जन
सुविधाएं सभी व्यक्तियों को मुहैया करवाए। ठीक है, आइए इस बात को समझने की समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हाँ, मतलब अब इस बात को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि यह जिम्मेदारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, कोई आम नागरिक इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं उठा सकता। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। हाँ, यहाँ पर मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भाई जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हम क्यों नहीं कह देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहा जा रहा है निजी कंपनियां मुनाफे अर्थात फायदे के लिए काम करती हैं। ठीक है, ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखना, इसमें क्या फायदा होगा बताओ। ठीक है, मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। अब जैसे कि भाई नालियां साफ नहीं थी, ठीक है, तो इससे क्या था कि उसमें मच्छर थे, मच्छर लोगों को काट रहे थे, लोगों को उससे मलेरिया डेंगू इत्यादि बीमारियां हो रही थी और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा रहे थे। इससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो रहा था। लेकिन अब ये नालियों को साफ करा देंगे, मच्छरों को मार के भगा देंगे तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, इन प्राइवेट कंपनियों के पास जाएंगे नहीं, तो इससे कंपनियों को क्या फायदा हुआ। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि चूंकि प्राइवेट कंपनियों को इन जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई भी फायदा नहीं होता है, इसलिए सरकार को ये सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर जन सुविधाओं में क्योंकि मुनाफा होता ही नहीं है। अब अगर नाली साफ करवानी है या मलेरिया रोधी अभियान चलाना है तो इससे सरकार को मतलब किसी भी कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मलेरिया रोधी अभियान नहीं चलेगा तो प्राइवेट कंपनी को फायदा होगा, लेकिन अभियान चला दिया जाएगा तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, फलस्वरूप कोई भी निजी कंपनी इस तरह के काम में दिलचस्पी नहीं लेगी, याद रखना। ठीक है, इनका इंटरेस्ट में होता है कि भाई हमें जहां मुनाफा होगा हम वहां पर काम करेंगे प्राइवेट कंपनियों का। ठीक है, जहां मुनाफा नहीं होता वहां पर प्राइवेट कंपनियां नहीं दिखाई देती हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ सुविधाओं में निजी कंपनियों की दिलचस्पी हो सकती है। ठीक है, भाई स्कूल खोलेंगे, वहां पर आकर बच्चे पढ़ेंगे, उनसे फीस मिलेगी और इससे उनकी कमाई होगी। हॉस्पिटल खोलेंगे, यहाँ पर लोगों का इलाज करेंगे, उससे फीस मिलेगी, लोगों की कमाई होगी। ठीक है, लेकिन नाली साफ करने में क्या कमाई होने वाली है, बताओ भाई जरा। ठीक है, मलेरिया रोधी अभियान चलाने में क्या मतलब वो होने वाली कमाई है, बताओ जरा, नहीं थी ना। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में, ठीक है, जहां पर कमाई होती है वहां पर प्राइवेट कंपनियां दिलचस्पी अर्थात इंटरेस्ट दिखाती हैं। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उनका खर्चा उठा सकते हैं। भाई सफाई के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो जो प्राइवेट कंपनियां सफाई का काम करवाती हैं वो भी अपनी फीस बहुत हाई रखती हैं। कहते हैं भाई हम सफाई तो करने के लिए आएंगे लेकिन हम इतना पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, कई सारी प्राइवेट कंपनियां। इसी तरह से स्कूल एंड हॉस्पिटल भी जो प्राइवेट कंपनियां खोलती हैं वो भी अपनी कीमत बहुत ज्यादा रखती हैं ताकि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। आप देखो ना, जो गरीब जनता है, जो मतलब सबसे गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ठीक है, किसी किसी स्कूल की फीस आप देखो 1-1 लाख से भी ऊपर है। सरकार को इन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जितना खर्चा करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है भाई, ये आज के टाइम पर नियम नहीं है, वैसे चल तो यही रहा है। भाई जितना अधिक आप पैसा खर्चा करोगे उतने अधिक स्कूल में उतने अधिक अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे। जितना अधिक पैसा खर्च करोगे उतने अधिक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज करा पाओगे। यही आज के टाइम पर नियम चल रहा है, लेकिन ये नियम बना नहीं है। अगर ये सामान्य नियम बन जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, इसका नतीजा ये होगा कि जो सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके पास तो पैसा है नहीं, वो पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे तो वो सम्मानजनक जीवन भी नहीं जी पाएंगे। ठीक है, उनका जीवन जैसे आज़ादी से पहले था वैसा हो जाएगा। इसलिए सरकार की यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाए, जैसे कि भोजन हो गया। ठीक है, भोजन के लिए मतलब रोजगार उपलब्ध करवाओ। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, स्कूल शिक्षा के लिए हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाए। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है कि ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। प्राइवेट कंपनियों के पास जाना, ठीक है, ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है, एनसीईआरटी का कहना है। ठीक है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। अब भाई खाना खाना हमारी जरूरत है, अब खाने के ऊपर अगर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा होगा तो प्राइवेट कंपनियों में आप जाओगे तो चाय के भी वो 70 रुपए मांगेंगे।
वो कहेंगे कि भाई नहीं, हमें 100 रुपए की एक चाय हम तो बेच रहे, अगर लेना हो तो ले, नहीं लेना है जाओ। सरकार अगर इतनी महंगी करेगी तो आप सरकार को पलट दोगे, प्राइवेट कंपनियों को तो पलट नहीं सकते हो। वो कहेंगे कि भाई अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो पतली रास्ते से निकलो, जो अमीर लोग हैं वो खरीद के पियेंगे। और ऐसा होता भी है। आप प्राइवेट होटल में जाकर देखो, वहां पर 70 रुपए, 80 रुपए, 200 200 रुपए की चाय आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई ये प्राइवेट कंपनियों के पास जाना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। ठीक है, और किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। अब जब मूलभूत सुविधाएं ही हमें प्राप्त नहीं होंगी तो हमारे जीवन का अधिकार काम क्या करेंगे। ठीक है, संविधान ने तो कह दिया कि भाई जीवन का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, लेकिन हमारा जीवन तो तभी होगा जब जल है, जीवन तो तभी होगा जब भोजन है, जीवन तो तभी होगा जब हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर नहीं। सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है, इसलिए सरकार के लिए कहा जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है ये 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कहता है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को पढ़ाए लिखाए। ठीक है, इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। भाई जो अमीर घर के बच्चे हैं वो तो जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके माँ बाप पढ़ा सकते हैं, गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गरीबों के लिए सरकार यहाँ पर स्कूल खुलवाती। ठीक है, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोध कर्मियों, शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। ठीक है, जो शोधकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो शिक्षा और अध्ययन के ऊपर, शिक्षा पर अध्ययन करते हैं, उनका कहना यह है कि भाई भारत में जो स्कूली शिक्षा मिलती है कक्षा 6 से लेकर के 14 साल के तक के बच्चों को, ठीक है, जो स्कूली शिक्षा मिलती है इसमें असमानता पाई गई है। अमीर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलती है। जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते और उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो ये हमारे देश में पाया गया। ठीक है, और अगर हम देखें तो दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं और वो वहां पर देखने को भी मिलते हैं। और अगर आप वही भारत के अन्य राज्यों में देखोगे तो भारत का एक भी ऐसा राज्य नहीं है जो दिल्ली में स्कूल जो खोले गए हैं उनकी टक्कर ले सके। ठीक है, आपको अच्छा लगे या बुरा, ये फैक्ट है तो है। ठीक है, केरल जरूर कहा जाता है कि एक ऐसा राज्य जो शिक्षित है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा की दर ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन स्कूल यहाँ पर भी दिल्ली के जैसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगले पॉइंट में हमें डिस्कस करना है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है, आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। बजट के बारे में सुना है। ठीक है, तो बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। सरकार यहाँ पर बताती है संसद में कि भाई इस साल हमने इतना टैक्स वसूला, ठीक है, और इतना इस क्षेत्र में हमने इन्वेस्ट किया, हमने शिक्षा के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, बिजली के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, पानी के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, ठीक है, रेलवे इत्यादि के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, इसमें हमें फायदा इतना हुआ और नुकसान इतना हुआ। तो नफे नुकसान का भी ब्यौरा सरकार देती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है कि भाई पिछले साल जो बजट हमने पेश किया था उस बजट में इतना पैसा हमने इस क्षेत्र के लिए तय किया था कि भाई बिजली में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, शिक्षा पर हम इतना पैसा खर्च करेंगे, और इसमें से इतना पैसा हमने खर्च किया, हमारी कंपनी घाटे में गई है या फायदे में आई है, ये सारा ब्यौरा यहाँ पर देती है। ठीक है, और अगले साल के खर्चों की योजना भी सामने रखती है कि भाई 2023-24 की साल जो थी उसमें हमने इतना टारगेट रखा था और इतना पैसा खर्च हुआ। अब 2024-25 की जो साल आएगी, जो अभी चल रही है, इसमें हम इतना पैसा खर्च करने की योजना बना रहे हैं। तो अगले साल की जो योजना होती है वो भी संसद में बजट जब पेश किया था तभी बताई जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको इसके बारे में जानकारी पहले से होगी, अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। ठीक है, जैसे सरकार यहां पर बताती कि हमें इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, पिछले साल हमने इतना मतलब खर्चा किया है, अगले साल हमें इतना खर्चा करना है। तब सरकार ये भी बताती है कि अगले साल जो हमें आगे इतना पैसा खर्चा करना है, ठीक है, इन योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था सरकार कहां से करेगी। ठीक है, जनता से मिलने वाला टैक्स अर्थात कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार
अधिकार होता है, सरकार को पूरा अधिकार है जो जनता से टैक्स वसूलती है, इस टैक्स को जहां चाहे वहां, ठीक है, देश के अंदर खर्च कर सकती है। जहां चाहे वहां, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि भाई मनचाहे तौर पे कि भाई मसाज कराने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहां पर मतलब खर्च कर रहे हैं, अब किसी प्राइवेट आदमी की मसाज के लिए खर्च कर, ऐसा नहीं, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए, ठीक है, पैसा ही देख करके कि भाई ऐसा नहीं कि भाई तुम घूमने के ऊपर ही पूरे के पूरे पैसा खर्च कर ले, अपने ऊपर ही पूरा पैसा उड़ा लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का यहाँ पर यह है कि जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों, ऐसे पैसा, ऐसी जगह पर पैसा खर्च करना, सार्वजनिक कार्यक्रम अर्थात जहां पर सभी लोग जिसका फायदा उठा सकें, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं खर्च कर सकते, ठीक है, कि भाई हमने अपनी सरकार बना ली है तो मोदी जी अपनी 50 कंपनियां खड़ी कर दें कि भाई मोदी जी की ये कंपनियां हैं, ठीक है, सरकार के पैसे से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, ठीक है, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। यानी कि इसमें क्या है कि जनता के लिए, ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, पानी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर जनता करती है। तो ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं यहाँ पर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पैसा सरकार खर्चा करती है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। मतलब कुछ हद तक क्या करती है, टैक्स जो लेकर के आए, ठीक है, तो उस टैक्स का पैसा यहाँ पर खर्च कर दिया, और अगर पूरा पैसा टैक्स का ही खर्च करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ हद तक पानी की कीमत वसूलते हैं। इसी तरह से आप देखोगे तो बिजली का आपको बिल देना पड़ता है, स्कूल में जाते हो तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत फीस भी वहाँ पर आपको लगती है, और उसके एवज में आपको वजीफा भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है, ठीक है। वजीफा अर्थात क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, हम्म, आप लोग बताइएगा, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। स्कॉलरशिप, हाँ, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप वगैरह दे देते हैं। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना, एक मिनट, पानी की कीमत, हाँ, रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सके। देखो पानी की कीमत इतनी अधिक आप नहीं बढ़ा सकते कि भाई आम जनता जो है वो उसको अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। तो पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सकें। पानी की कीमत बहुत कम रहती है, सरकार जो वसूलती है, ठीक है। बाकी प्राइवेट कंपनियां तो 20-20 रुपए की बोतल बेचती हैं, आप देख रहे होगे ना, वो बहुत महंगा करके बेचती हैं, पर सरकार इसमें बहुत कम पैसा वसूलती है, वो यहाँ पर दिया गया है। अब अगला पॉइंट है, क्या सबको पानी मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हरी हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है, बहुत सारे स्थानों पर अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर हम राजस्थान साइड में चले जाएं, ठीक है, तो बहुत जगहों पर मतलब पानी भी उपलब्ध नहीं है। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई सारे इलाकों में ऐसे भी देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी ही मतलब साफ उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से बीमारियां बहुत होती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्थान ऐसे जहाँ पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव। उदाहरण के लिए जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर ही पड़ता है। अमीर लोग जो है वो तो बोरवेल लगवा लेते हैं, ठीक है, बोरवेल लगवा लिया, टैंकर मंगा लिए, ठीक है, पानी खरीद लिया, बोतल बंद पानी ले लिया, ठीक है, और उससे अपना काम चलाया। लेकिन गरीब तो भाई रोज 30 रुपए 20 रुपए देकर बोतल खरीद नहीं सकता है पानी पीने के लिए, ठीक है, टैंकर रोज मंगा नहीं सकता। तो जो गरीबी वाले इलाके हैं वहां पर पानी की बहुत अधिक कमी देखने को मिलती है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोरवेल खोद लिया, पानी के अंदर मतलब जमीन में बोरवेल लगा दिया, समरसेबल लगा दिया, और उससे पानी आ रहा है और उससे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टैंकर खरीद लिए, लेकिन गरीब तो ऐसा नहीं कर सकते। मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं, पर गरीब नहीं कर सकता। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच होती है। सबसे पहले तो हो गया पानी की उपलब्धता। कई सारे ऐसे इलाके ऐसे जहां पर ना तो साफ पानी है और ना ही गंदा पानी उपलब्ध है, लेकिन कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, गंदा पानी है, ठीक है, जिस वजह से उसको पीने से लोगों की अंदर बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो सुरक्षित पेयजल बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं है, ठीक है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। आप देखोगे जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, वहां पर सुरक्षित पानी पीने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। आप या तो आरओ लगवाओ तो वो पानी सुरक्षित करके आपको देगा, या तो आप फिर बोतल खरीदो, ठीक है, तब आपको साफ पानी मिलेगा। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है पानी की उपलब्धता के अलावा सबसे पहले तो पानी की उपलब्धता हो गई, बहुत लोगों तक नहीं है। फिर इसके अलावा सुरक्षित पेयजल, पीने वाला सुरक्षित पानी। मैंने कई स्थानों पर देखा है जो मतलब आज के टाइम पर आपको 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90%
आप रेलवे स्टेशन ऐसे देखेंगे, शहर के अंदर ऐसा देखेंगे जहां पर पानी आपको टोटी में मिलने नहीं मिलेगा, सुरक्षित पानी पेयजल आपको नहीं मिलेगा, आपको वहां पर पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा। टोटी तो लगी मिलेंगी, ठीक है, स्टेशनों पर, वो साफ पानी नहीं है, ठीक है। आपको नगर पालिका के अंदर टोटी लगी देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें या तो पानी होगा ही नहीं, और पानी होगा तो साफ नहीं होगा। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, जितना खर्च कर सकता है उतना अधिक सुरक्षित पेयजल उसको उपलब्ध होता है। इस तरह संपन्न तबके के पास में ज्यादा विकल्प होते हैं, वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई या तो बोतल खरीद ली, ठीक है, 20-30 रुपए की बोतल आती है वो खरीद करके पानी पी लिया, या घर के अंदर ही जल शोधक उपकरण लगा लिए, आरओ वगैरह लगा लिया और उससे पानी पी रहे। परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाता है, ठीक है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी पीने का अधिकार भी है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री की एक योजना आई है जल की, ठीक है, प्रधानमंत्री जल योजना। अब जल योजना क्या है, मुझे योजना का नाम नहीं पता। हर गांव में टंकी का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए हर घर जल योजना शायद है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, टंकियां लगवाई जा रही है, मेरे गांव में भी अभी लगी है, ठीक है। हर घर के पास में अपना अपना बोरवेल है जहां तक, लेकिन इसके बाद भी सभी ने कनेक्शन लिया है। ये भविष्य को देखते हुए लगाया जा रहा है। आज तो बोरवेल से पानी आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। तब ये टंकी का पानी मतलब इस्तेमाल किया जाएगा, तब टंकी इसका जो पानी आएगा उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपाइप, तालाब और कभी कभार छत पर टंकियों से पानी मिलता है। एक मिनट, ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, देखो शहर में क्या है कि हम इंसानों को, केवल इंसानों के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन गांव में जब आप जाओगे तो गांव के लोग जानवर भी पालते हैं और जानवरों को पानी पिलाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुआं हो गया, हैंडपाइप हो गया, तालाब है, कभी कभार छत पर टंकी, छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है, ठीक है। ये मतलब जो गांव में रहते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है, ठीक है, यानी कि लोग प्राइवेट अपने नल लगवा लेते हैं, कुआं लगवा लेते हैं। तालाब तो सरकारी ही होते हैं जहां तक, लेकिन कुछ लोग मतलब क्या है कि हौदी टाइप की बना लेते हैं जो प्राइवेट होती है, ठीक है। सरकारी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण, एक मिनट, शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव हमें देखने को मिलता है। जो ग्रामीण इलाके वहां पर, एक मिनट, हाँ देखो शहरों में तो क्या है कि सरकारी जल की सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी जल की सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं, ठीक है, इनका अभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ पर लोग प्राइवेट, निजी स्वामित्व वाले हैंड पंप हो गए, इसके अलावा बोरवेल हो गए, इन सभी चीज़ों को लगवाते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है किसानों से पानी छीनना। अब यहां पर हम वो डिस्कस करेंगे जो आज के टाइम पर हमारे शहरी इलाकों में चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए। हुआ ये कि जैसे जैसे शहरी इलाकों में आबादी बढ़ी तो वहां पर पानी की डिमांड भी बढ़ने लगी। अब शहरों में जितना पानी था धीरे धीरे उनका उपयोग किया गया, और जो घनी आबादी वाले आज के टाइम पर शहर है वहां पर लगभग पानी समाप्त हो चुका है। वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, और जो सरकारी पानी उपलब्ध करवाया जाता है, जो प्राइवेट कंपनियां पानी पहुंचाती हैं, वही पानी का उपयोग बड़े बड़े शहरों में जैसे कि बेंगलुरु इत्यादि में अगर आप देखोगे तो वहां पर इस पानी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब पानी की कमी होने लगी इन बड़े बड़े शहरों में तो जो निजी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां, इनको पैसा कमाने का एक नया रास्ता दिखने लगा। बहुत सारी निजी कंपनियां ने क्या किया, निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से, जैसे शहर बसा होता है तो शहर के आसपास गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव में इतना अधिक पानी का यूज होता नहीं है, तो वहां पर अंडरग्राउंड वाटर अच्छी लेवल पर मिल जाता है, ठीक है। तो निजी कंपनियों ने क्या किया, शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सी कंपनियां शहर के आसपास के गांव से पानी खरीद कर लाती हैं और खरीद करके शहरों में बेचती हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। कहने का अर्थ ये, जैसे कि एक शहर है, इसके आसपास ये पूरे के पूरे गांव बसे हुए हैं, ठीक है, ये गांव बसे हुए हैं। अब यहाँ पर एक ए नाम का किसान रहता है, ऐसे ABCD नाम के किसान रहते हैं। यहाँ पर किसान का एक मतलब पानी व्यापारी गया जिसका नाम था एक, ठीक है। इस एक नाम के किसान व्यापारी ने ए से कहा कि भाई महीने का हम आपको 5,000 या 10,000 या 50,000, जैसी भी डील बनी उस डील के हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई इतने रुपए हम आपको महीने के देंगे और उसके बदले में आप अपनी जमीन से हमको पानी निकालने दो, ठीक है। जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम पानी लेंगे, मतलब जितना पानी लेना था उतनी यहाँ पर डील कर ली। अब इसी तरह से होता ही है कि भाई किसानों को, जो बड़े बड़े शहर के लोग हैं, ठीक है,
वो मतलब बड़े-बड़े शहर के जो व्यापारी हैं वो किसानों को पेशगी अर्थात पैसा देते हैं, ठीक है? और उनकी ज़मीन से पानी निकाल कर के लाते हैं और शहरों में आकर के बेचते हैं। तो ये आज के टाइम पर चल रहा है हमारे देश में एक नया व्यापार, ठीक है? ये अभी 10-5 साल में आया है, इससे पहले व्यापार नहीं था, अभी नया व्यापार ये आया हुआ है, ठीक है? इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, हाँ, इस तरह होता क्या है कि न केवल जो मतलब गाँव में खेती के लिए पानी होता है, वो छिन जाता है, बल्कि गाँव के लिए पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है, ठीक है? अब भाई एक ही स्थान से जब आप लगातार महीनों तक बहुत अधिक पानी निकालोगे, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाने लगेगा और धीरे-धीरे वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। तो इसका नतीजा ये होता है कि सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। आज के टाइम पर इसका नतीजा देखने को मिलता है। अभी तक क्या था कि बेंगलुरु के आस-पास के जो इलाके थे, वहाँ पर पानी था, तो वहाँ से प्राइवेट कंपनियाँ बेंगलुरु में पानी पहुँचा रही थी और सरकारी कंपनियाँ भी ऐसे कर रही थी। लेकिन अब क्या है, वहाँ पर के जो आस-पास के इलाके हैं, वहाँ पर भी भूमिगत जल बहुत नीचे गिर चुका है, ठीक है? तो वहाँ पर भी स्थितियाँ धीरे-धीरे बदलने लगी हैं और ऐसा लगभग जितने भी घनी आबादी वाले बड़े-बड़े शहर हैं, हर जगह पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें बात करनी है विकल्प की कि भाई जब पानी की इतनी ही समस्या है, तो इसके विकल्प के लिए क्या अभी तक कोई बात नहीं की गई? ठीक है, क्या कोई चर्चा इसके लिए नहीं हुई? तो विकल्प की तलाश अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है, गर्मियों के महीनों में पानी की कमी देश के कई शहरों में दिखाई देने लगती है। जब गर्मी के महीने आते हैं तो पानी का उपयोग बढ़ जाता है और जब पानी का उपयोग बढ़ता है तो पानी की कमी महसूस होने लगती है। नगर पालिका की जल आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। देखो, नगर पालिका चाहे कहीं की भी हो, पूर्ण रूप से जल की आपूर्ति नहीं करवा पाती है। ये मतलब हर जगह की सच्चाई है। इसके पीछे कुछ रीजंस मतलब अपने भी हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सच में इनको पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है? कभी कभी क्या है, इनके पास बजट उतना नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्राइवेट कंपनियों के साथ में अनुबंध कर लेते हैं। इनके जो नेता लोग होते हैं नगर पालिका के, ये उनके साथ सेटिंग बना लेते हैं कि भाई हम यहाँ पर पानी नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ तुम पानी पहुंचाओ और पैसा कमाओ, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए जो निजी कंपनियां हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि भाई जहां कहीं भी नगर पालिका जल की आपूर्ति नहीं करवा पाती, वहां पर प्राइवेट कंपनी आकर के महंगे दाम पर पानी बेचने लगती है। दूसरा, पानी के इस्तेमाल में भी आपको गैर बराबरी देखने को मिलती कई जगहों पर, ठीक है? तो इसमें क्या है कि शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। किसने तय किया? शहरी जल आयोग ने ये मात्रा तय की है कि भाई शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 35 लीटर पानी एक दिन का मिलना चाहिए। ये अगर आप देखो तो 7 बाल्टी के बराबर लगभग होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम झुग्गी बस्तियों में बात करें, तो झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर अर्थात 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिल पाता है। ये रियलिटी है। जो बड़े बड़े शहरों में अगर हम देखें, जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं, उनको प्रतिदिन का एक दिन का 1 बाल्टी पानी एक व्यक्ति पर भी नहीं मिल पा रहा है। ये सच्चाई है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोग जो हैं, इनको रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर अर्थात 80 बाल्टी तक का पानी मिल रहा है प्रतिदिन का। ये क्यों? क्योंकि जो आलीशान बंगलों में, होटलों में रहने वाले लोग हैं, ये इसके लिए मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं और जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, ये हैं गरीब। इनके पास में नगर पालिका पानी पहुंचाती है, तो जो पानी बच जाता है वो इनके पास पहुंचाया जाता है, यानी कि बहुत ही कम, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि पानी के उपयोग में भी यहाँ पर जबरदस्त गैर बराबरी देखने को मिल रही है। अच्छा, इसका विकल्प क्या निकल सकता है? अब उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में बात कही जा रही है इसी की, ठीक है? तो नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी के अवसर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि चूंकि नगर पालिका जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही, इसलिए ऐसे कहते हैं कि भाई यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी, क्योंकि सरकार की एक कर्तव्य बनता है कि जल की आपूर्ति करवाए, ठीक है? और सरकार ऐसा नहीं कर पा रही, अर्थात सरकार यहाँ पर नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इसको लेकर के कुछ लोगों ने दलील दी है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और वो बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में भी चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दलीलें दी। इन्होंने कहा कि भाई चूंकि सरकार लोगों को जल भी नहीं दे पा रही है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं सरकारी जो घाटे में चल रही हैं, तो ऐसा करो कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में जल की आपूर्ति को सौंप देते हैं। तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं, अगर हम ये देखो, इसके दो पक्ष हैं, ठीक है? अगर हम इनके दलील को सुने तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो हो गया कि भाई प्राइवेट कंपनियां कहीं भी हो जल तो पहुंचा देंगी,
ठीक है, और साफ जल पहुंचाएंगी। लेकिन इसका एक बहुत ही निगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। पहला पक्ष तो ये हो गया कि जल पहुंचा देंगी और साफ जल पहुंचाएंगी, लेकिन दूसरा पक्ष जो आप देखोगे तो यहाँ पर पानी की एक कीमत बहुत बढ़ा देंगे, जिससे जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तो पानी आसानी से ले लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका ये एक बैड इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने दलीलें दी हैं कि भाई सरकारी कंपनियों को अपना काम ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप देना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर तरीके से इस काम को कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए मतलब क्या तथ्य सामने आ सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट होंगे, उसको यहां पर समझो। ठीक है, इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिएगा। अगर ऐसा किया जाता है, ठीक है, ये जो दलील दी गई इसके लिए कुछ तथ्य एनसीईआरटी में दिए गए, इनको समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर है। ठीक है, अब जब दुनिया भर की सरकारें इस तरह के काम कर पा रही हैं तो भारत में क्यों नहीं कर पा रही है। ठीक है, दूसरी बात, निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत ही कम, अर्थात 100 में कहीं एक दो देखने को मिल पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो दलील दी गई वो ये है कि भाई दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। यानी कि दुनिया भर में ऐसी कई सरकारें हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सार्वभौमिक जलापूर्ति की व्यवस्था कर दी, अर्थात सभी व्यक्तियों की पानी तक पहुंच बना दी है। तो भाई हमारे देश की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। एग्जाम्पल के रूप में बोलीविया, ठीक है, बोलीविया जैसे देशों में दंगे भी फैल गए, जिसके जवाब में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। अर्थात ऐसे देश जहां पर प्राइवेट कंपनी के हाथ में जल की पूरी कमान दे दी गई, ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या किया, जल का दाम जो है बहुत अधिक बढ़ा दिया, पानी की कीमत बहुत अधिक बढ़ा दी, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि यहां पर जो आम जनता थी उसकी जल तक पहुंच नहीं हो पाई, वो इस खर्चा को नहीं उठा पाए, और फिर वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किए। ठीक है, दंगे वगैरह हुए, कई सारे रोड शो निकाले गए, मतलब यहाँ पर आंदोलन वगैरह किए गए, और एट द एंड सरकार ने जल पूर्ति की व्यवस्था को अपने हाथ में ही लेना पड़ा। ठीक है, इसलिए अगर भारत में ऐसा किया जाता है तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि भाई इसके उल्टे रिजल्ट हमें देखने को मिले। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे। ऐसा नहीं कि भारत में जल की आपूर्ति हो पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो भारत में जल की आपूर्ति हो पाना संभव है। ठीक है, क्योंकि इसके आपको बहुत सारे जल विभागों की सफलता के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। अच्छा, सीमित सफलता क्यों है, क्योंकि यहां पर इन्होंने मिला के काम किया है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र की असफलता का मात्र एक रीजन होता है कि यहां पर लोग काम नहीं करना चाहते। एक बार सरकारी क्षेत्र में नौकरी लग गई, अब तो कुर्सी पर बैठे बैठे खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, राजा साहब, मतलब सरकारी नौकरी लगी नहीं कि भाई अच्छे खासे कपड़े खरीद लिए, एक बढ़िया गाड़ी खरीद ली और रंगबाजी में घूमने लगे, भले ही आपको कोई भी नौकरी मिली हो। ठीक है, तो सरकारी नौकरी अगर मिलती है तो काम भी करना चाहिए। ठीक है, यहां पर लोग काम नहीं करते, ठीक है, काम चोर बन जाते हैं। इसी वजह से कई सारे क्षेत्रों में असफलता देखने को मिलती है, सरकारी कंपनियां घाटे में जाती हैं। जहां पर यहां पर सफलता मिली, अगर यहां पर देखें तो यहां पर लोगों ने काम किया है। ठीक है, मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है, तो यहां पर ये घाटे में नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो जल विभाग है इसके दायरे में इजाफा हुआ, अर्थात जो ये पैसा खर्च करे उससे ज्यादा कमा पा रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी कि काफी सारे इलाके में ये जल पहुंचा पा रहे हैं और वहां से पैसा भी कमा पा रहे हैं। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, चेन्नई जैसे इलाकों में वर्षा जल संचय, जो पानी बरस के आता है, ठीक है, इसको बचाकर रखने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। अगर ऐसी सरकारी योजनाएं चलती हैं तो भाई प्राइवेट कंपनियों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल विस्तार को सुधारा जा सके।
में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही तय करता है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई चेन्नई जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो वर्षा का जल आता है इसको संचय किया जाता है, ठीक है, और जो पानी की शहर में ढुलाई की जाती है, मतलब शहर में पानी पहुंचाया जाता है, इसके लिए कुछ प्राइवेट टैंकरों की भी हेल्प ली जा रही है। लेकिन प्राइवेट टैंकर जो हैं उनकी संख्या को निश्चित रखा जाता है कि इससे ज़्यादा संख्या इनकी नहीं होनी चाहिए, और जो कीमत है उसमें भी मतलब क्या है कि बहुत अधिक नियंत्रण उसके ऊपर किया गया है, ठीक है, और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है, ठीक है। सबसे पहले जल आपूर्ति विभाग ही तय करता है कि इनकी दर क्या होगी, टैंकरों की दर, ठीक है, संख्या कितनी होगी, और फिर इनको काम करने की इजाज़त देता है। इसीलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है कि भाई प्राइवेट टैंकर हैं, इनको ठेका पर लगाया गया है, ठीक है, ठेके पर लगाया गया है और ये ठेके पर यहाँ पर काम करते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर केस स्टडी दी गई है अगले दूसरे देश की, ठीक है, पोतों एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति, इसकी एक रिपोर्ट यहाँ पर दी गई, एक मतलब केस स्टडी, इसको समझते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, अर्थात बच्चों के मरने की जो दर है वो बहुत कम है। यहाँ पर बच्चे मरते कम हैं। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो बच्चों के मरने की दर कम है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ का जो जल विभाग है, नगर जल विभाग, उसने स्वच्छ पेयजल, पीने का साफ पानी उपलब्ध करवा के रखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर बच्चों में मृत्यु दर कम देखने को मिलती है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे का ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत रखी गई, यानी कि पानी बहुत महंगा नहीं है, पानी सस्ता रखा गया, औसत कीमत रखी गई, और गरीब से केवल आधी कीमत ही वसूली जाती, यानी अमीरों से तो ज़्यादा कीमत ली जाती है लेकिन गरीबों से आधी ही कीमत ली जाती है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे देश में भी कि भाई विभाग से जो पैसा निकल के आ रहा है उसका इस्तेमाल सरकार के पास नहीं जा रहा है, बल्कि उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जा रहा है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है, यानी जितना पैसा आता है वो भी बताया जाता है, ठीक है, जो योजनाएं आती हैं वो भी बताई जाती हैं, और जो पैसा लगाया गया वो भी बताया जाता है। बहुत ही अच्छा मतलब व्यवस्था है ये। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं, ठीक है, कि भाई ये विभाग इस योजना को लेकर के मतलब इस योजना पर काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, इसके ऊपर सभी लोग मिल बांट करके निर्णय लेते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में बोर्ड के जरिए फैसले करती है। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में हो जाए तो जल की आपूर्ति में कमी आ ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन हमारे देश के राजनेता लोगों को करना है व्यापार, ठीक है, आते ही पैसा कमाने के लिए राजनीति में, तो ऐसा करेंगे क्यों। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे आइडिया दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप कभी गवर्नमेंट में जाते हो तो ऐसा करने का प्रयास करना, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार, ठीक है, इसे भी समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई पीने का साफ पानी ही उपलब्ध करवाने से केवल काम नहीं चलेगा, ठीक है, पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं इनको रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, कि भाई आसपास के इलाके में जहां कहीं भी पानी इकट्ठा होता है वहां पर स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि भाई पानी आपके घर में जो रहता है वहां स्वच्छता होनी चाहिए। आपके आसपास की जो नदियां बहती हैं उन नदियों में स्वच्छता होनी चाहिए। अर्थात बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जो जलापूर्ति से भी छोटा है, ठीक है, यानी कि साफ सफाई का दायरा अगर हम देखें तो जलापूर्ति से भी कम है। हमारे यहाँ पर साफ सफाई जो रखी जाती है, सबसे पहली बात तो यह कि वह जलापूर्ति ही बहुत कम है, और जलापूर्ति से भी ज्यादा कम है स्वच्छता हमारे देश में। 2011 की सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। कितने? 87% लोग ऐसे हैं जिनके पास में पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, 2011 की बात की जाए। जबकि स्वच्छता सुविधाएं
घर के भीतर शौचालय, ठीक है, 53% परिवारों के पास ही उपलब्ध है। ये 2011 का आंकड़ा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बट अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शौचालय बनवाए घर घर में, ठीक है, इस वजह से इस आंकड़े में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जिस 53% की जगह पर 90+ होगा, मैं इसकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितने भी अप्लाई किया है, ठीक है, सभी को लगभग हमारे गांव के प्रधानों ने, ठीक है, ये शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। जिसके पास बनाने के लिए जगह ही नहीं होगी उसकी बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग सभी को उपलब्ध करवाया गया है, 90% से ऊपर होंगे आज के टाइम पर, ठीक है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डेटा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये डेटा गलत है अभी के हिसाब से अगर हम देखें, लेकिन 2011 की जनगणना उसका जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार ये डेटा दिया गया था कि 53% लोगों के पास में शौचालय हैं और 87% लोगों के पास में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। आगे बताया जाए परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों के की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रही है। हाँ, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि भाई शहरी इलाकों में हो या ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग हैं उनके पास में चाहे पानी की व्यवस्था हो और चाहे शौचालय की व्यवस्था हो कम है, अमीर लोगों के पास में ज्यादा है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है गैर सरकारी संगठन है एक, जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। इसने पिछले लगभग 5 दशक में अर्थात लगभग 50 सालों में निम्न जाति, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। पिछले 50 सालों से, कितने, 5 दशक, अर्थात एक दशक होता 10 साल का, तो पिछले 50 सालों से गैर सारी सरकारी संगठन है अर्थात प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट संगठन है ये, जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। ये पिछले 50 सालों से काम कर रहा है कि भाई स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध रहें, ठीक है, मौजूदा स्वच्छता के अभाव की समस्या निपटने की कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयां और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनवाए। सामुदायिक शौचालय अर्थात एक जगह पर कई सारे बनवा दिए जहां पर लोग आकर के शौच कर सकते हैं, ठीक है, और घरेलू शौचालय अर्थात घर घर में लैट्रीन मतलब शौचालय बनवाने की व्यवस्था, ठीक है। तो 15 लाख शौचालय मतलब कोई छोटी संख्या नहीं है, ठीक है। एक मतलब एक संगठन के द्वारा बनवाना ये कोई छोटी संख्या नहीं है। सरकार ने जब तक इसने बनवाए थे तब तक कदम नहीं उठाया था, सरकार ने तो बाद में कदम उठाया जाकर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई इन्होंने, ठीक है, जिसने 2 करोड़ लोग जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब इस संगठन ने जो शौचालय बनवाए हैं ये 8,500 सामुदायिक और 15 लाख घरेलू शौचालय, इससे लगभग 2 करोड़ लोगों ने सुविधाओं का लाभ उठाया। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनत कस वर्ग के लोग थे, यानी कि जो गरीब लोग थे उनके लिए इन्होंने काम किया। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनवाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए, ठीक है। इन्होंने मतलब जो नगर पालिका थी और जो अन्य स्थानीय निकाय थे, संगठन थे, उनके साथ में डील करके या फिर कहें कि अनुबंध करके, ठीक है, शौचालय बनवाने का काम किया। स्थानीय विभाग इन सेवाओं के स्थापना के लिए जमीन और पैसे मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से वसूली जाती है। जैसे कि 5 रुपए हमें दीजिएगा तब हम आपको शौचालय में जाने देंगे, ठीक है। तो 5 रुपए जो आया उससे रख रखाव का काम किया जाएगा। जमीन और पैसा मुहैया कराने का काम स्थानीय मतलब स्थानीय विभाग इन सुविधा सेवाओं के लिए जमीन और पैसा मुहैया करा दे देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने काम किया है, ठीक है। और कुछ पैसा इस संगठन ने भी अपनी तरफ से लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरे चैप्टर का निष्कर्ष दिया गया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है, ठीक है। तो ये हम पहले समझ चुके हैं, बुनियादी जरूरत अर्थात हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली जरूरतें, ठीक है, उनका संबंध जन सुविधाओं से होता है, ठीक है। भाई लैट्रिन जाना है तो उसके लिए शौचालय चाहिए, शौच के लिए जाना है, ये तो डेली चाहिए, ठीक है, ये हमारे लिए बुनियादी जरूरत है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है, मैंने अभी आपको बताया। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको ये, ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, ठीक है। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, जन सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ पर संविधान ने तो कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए, लेकिन यहाँ पर सरकार इसमें नाकामयाब रही है, ठीक है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। अमीर वर्ग के पास में ज्यादा है, गरीबों के पास में कम है, जबकि सरकार ने कहा कि समानता से दीजिएगा, ठीक है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी अधिक खराब है।
अगर हम गांव और कस्बों में देखें तो सरकारी योजनाएं ऐसी बहुत कम देखने को मिलेंगी जो जल की आपूर्ति करती हों। आज के टाइम पर मोदी जी करवा रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है, हर घर जल की व्यवस्था करवा रहे हैं। बाकी पहले नहीं था ऐसा, ठीक है, अभी तक की स्थितियां ऐसी नहीं थी, ठीक है। गांव में ऐसी स्थितियां, मतलब ऐसी टंकी जल की आपूर्ति आपको बहुत ही कम, नाम मात्र देखने को मिलती थी। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है, ठीक है। अगर हम देखें जो संपन्न बस्तियां हैं वहां पर सेवाओं की स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं। जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर आज भी अगर आप जाकर देखो तो सेवाओं की स्थिति बहुत कम मिलेंगी। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। निजी कंपनियां व्यापार करने लगें क्योंकि वो मुनाफे के लिए काम करती हैं। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी समाधान लेकर के आओ, उसमें आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार मिला हुआ है, और उसे ये सुविधाएं समताप संपद समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए, यानी कि समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है। जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, ये समान रूप से सभी को मिलनी चाहिए, ये संविधान कहता है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा आपके, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं शब्द संकलन की। चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द थे, वर्ड थे जो कठिन थे, जिनका लास्ट में शब्द संकलन दिया गया, तो इनको देख लेते। स्वच्छता की अगर हम बात करें, स्वच्छता की डेफिनेशन की, तो मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा, ठीक है, स्वच्छता इसी लिस्ट में आती है। इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। लेकिन स्वच्छता के लिस्ट में कंपनियों से निकलने वाला प्रदूषण भी तो शामिल होना चाहिए, ठीक है, कि भाई यहाँ से निकलने वाला पानी, इसे भी तो आप स्वच्छ करके नदियों में डालो, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। अगले पॉइंट में कंपनी की बात की जा रही है, तो कंपनी एक तरह की व्यवसायिक संस्था होती है, जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है, ठीक है भाई, सरकार ने स्थापना कर दी जो सरकारी कंपनी है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी कंपनी की स्थापना की तो प्राइवेट कंपनी हो गई। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूह या व्यक्तियों के हाथों में होता है, इन्हें निजी कंपनी कहते हैं, अर्थात प्राइवेट कंपनी। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगले पॉइंट में सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है। अब जैसे रेलवे में जब भी आप जाते होगे, ठीक है, तो एक आपको मिलता है रेल नीर, ठीक है, जो रेलवे का पानी होता है वो सरकारी पानी है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप बिस्लरी के देखो, ठीक है, और टाटा वाला एक दो आते हैं पानी, ठीक है, अगर आप इन पानियों को देखोगे तो ये सरकारी कंपनियां नहीं, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। जबकि रेलवे में अगर हम देखें तो सरकारी कंपनियों का ही पानी बेचना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां आकर व्यापार करने लगी, क्योंकि सरकार थोड़ा सा अपने पैर पीछे करके यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के साथ में हाथ मिला लेती कि भाई आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको यहाँ पर व्यापार करने देंगे। अगला, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है, हाँ, सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ होता है जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है, तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई हर व्यक्ति तक किसी चीज की पहुंच, और वो उसके लिए मतलब उसका फायदा भी उठा पा रहा है और उसके लिए पैसा, उसका खर्च भी उठा पा रहा है, ठीक है, तब हम कहते हैं सार्वभौमिक पहुंच। जैसे कि भाई आपकी पास में पानी है, ठीक है, आप उसको ले पा रहे हो और आपके पास इतना पैसा है कि आप उसका खर्च भी उठा पा रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, सार्वभौमिक पहुंच है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा है, तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है। अगर उसकी कीमत कम हो या मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कहते हैं कि भाई नल लगवाने में बहुत खर्चा आ रहा है और फिर नल चलाने के लिए भी खर्चा आ रहा है, ठीक है, और हर कोई इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये सार्वभौमिक पहुंच नहीं होगा, ठीक है। अगर नल लगवाने का खर्चा बहुत कम है और उसे चलाने का भी खर्चा बहुत कम है, हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि सार्वभौमिक पहुंच है। मूलभूत सुविधाओं के लिस्ट में भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, सभी चीजें आती हैं, ठीक है। आज के इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है हमने, और चैप्टर कंप्लीट होते होते मैं बहुत थक चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारी आवाज भी डाउन हो चुकी है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप हमको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज आप सर्च कर लीजिएगा दृढ़ संकल्प हमारे चैनल पर, ठीक है, एंड ये सर्च कीजिएगा हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए।
इंस्टाग्राम के लिए ये सर्च कीजिएगा एंड फेसबुक के लिए ये सर्च कीजिएगा, आपको सभी पेजेस हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकता है। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, उस लिंक के माध्यम से भी आप नोट्स परचेस कर सकते हो। ओके, अगला चैप्टर है कानून और सामाजिक न्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस चैप्टर को पहले 2 पार्ट में लेकर के आए, फिर पूरे चैप्टर को एक साथ लेकर के आए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत मेहनत करनी है एंड बहुत ही मेहनत से इस चैप्टर को समझना है। काफी सारे टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, कानून लागू करना, भोपाल गैस त्रासदी, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मजदूर की कीमत क्या होती है भोपाल गैस त्रासदी में जो दी गई थी। ठीक है, इसके माध्यम से समझेंगे सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। ठीक है, इसके अलावा निष्कर्ष पूरे चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इतना कहूंगा बस कि भाई इस चैप्टर को जरूर आकर समझना। ठीक है, एंड इस चैप्टर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।